जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस क्लास में हम बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है अधिगम यानी कि लर्निंग। इस क्लास में हम अधिगम और लर्निंग को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपका रीट का एग्जाम है तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कि ये पूरा क्लास एनसीईआरटी नोट्स पर आधारित है जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। इस क्लास में आप शुरू से लास्ट तक बने रहे। और आप सभी को याद दिला दो साथियों कि रीट का एग्जाम डेट काफी नजदीक है। ऐसे में आपको नोट्स या फिर बुक्स से रिवीजन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाए ताकि आपको ये पता चले कि आपने कितना पढ़ रखा है और आपको और कितना पढ़ना है, जिससे आप ये डिसाइड कर सके कि मुझे हाँ इतना ये समय पे पढ़ना है और इतना मैं इतने समय में कवर कर सकता हूँ। इसके लिए आप या तो ऑफलाइन टेस्ट लगा सकते हैं या ऑफलाइन पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन देखना चाहते हो और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होना बहुत ही जरूरी होता है। बुक्स के बारे में मैंने काफी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में मैंने कुछ बुक्स देखा साथियों, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये बुक काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इन्होंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करके बताया है। साथ ही साथ क्वेश्चनों का लेवल इन्होंने बहुत अच्छा रखा है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है। आप इस बुक के माध्यम से भी आपकी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो और अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई हो सकते हो। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। वहां से जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे अधिगम क्या है, यानी कि लर्निंग क्या है। ठीक है, आप सभी को बता दूं साथियों कि अधिगम क्या होता है। अधिगम वो है जो कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में चलते रहता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, और लेने से ही हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अधिगम मीन्स लर्निंग, यानी कि सीखना हम स्टार्ट कर देते हैं और सीखते सीखते तब तक सीखते हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। और यहाँ पे यही कहा गया है कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है ना, जो कि प्रत्येक परिस्थिति में सीखा जाता है। और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और यही सीखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। ठीक है ना, है ना, यानी कि अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे नजर डाल लेते हैं। सीखना क्या है, एक अनुकूलन या अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि सीखना कैसा है, एक अनुकूलन है। यानी कि आपको जिस वातावरण में जो है आप ढलते हो, उसी वातावरण से आप सीखने लगते हो। यानी कि छोटा यदि कोई बच्चा है तो उसके आसपास में जैसा वातावरण मिलेगा, जैसे लोग दिखेंगे उसको, जैसे लोगों के संपर्क में आएगा, वो उन चीजों को या उन लोगों से सीखना स्टार्ट कर देता है। ये कैसा होता है, वातावरण के अनुकूल होता है और उसी आधार पर अपने आप को ढालने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी कि सीखने की वो क्षेत्र होती है जो कि व्यक्ति जितना चाहता है उतना सीख सकता है। यानी कि ये कैसी प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। और व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक सीखते रहता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, क्योंकि बालक जैसे जैसे सीखता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आपने देखा होगा। हम क्या कर सकते हैं कि सीखना क्या है, एक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला, स्कूल में अधिगम अधिगम के परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन अर्जन पर अधिक बल देता है। ये जो अधिगम जो है, ये अधिगम स्कूल के लिए, स्कूल में बहुत सहायक होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से बालकों में कौशल और ज्ञान का अर्जन यहाँ पे होता है। अर्जन में प्राप्त करता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम का जो या हम कह सकते हैं मीनिंगफुल लर्निंग, एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है कि बालक में क्या कमी आ रही है, क्या समस्या आ रहा है, उन समस्याओं का समाधान जो है
किसके माध्यम से पहचाना जाता है, तो वो लर्निंग के माध्यम से पहचाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो तो कैसा होगा, सार्थक होगा, यानी कि प्रभावशाली माना जाता है इसे। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। सो अधिगम कैसा होता है, अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना सकते हो कि जो प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण पर बेहतर होते हैं बच्चे, और इसी के माध्यम से बच्चे ज्यादा सीख पाते हैं। और अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आया साथियों, इसी पर ज्यादा ध्यान देता है और इसी के माध्यम से आजकल बच्चों को जो है स्कूलों में शिक्षा दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि अधिगम के लिए विद्यार्थियों में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि बालक जिस समाज में रहता है, जैसे लोगों के बीच में रहता है, वो सीखता है। जैसे कि आप देखते हो कि भारत एक ऐसा देश है जो कि अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग अलग भाषाएं हैं। सो बालक जिस परिवेश में पैदा होता है, वहां से उस भाषा को ग्रहण करता है, वो सीखने लगता है। सो हम कह सकते हैं कि अधिगम कैसा है, मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, और उसी आधार पर बालक क्रिया करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रभावी अधिगम के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। जितना बालक सक्रिय होगा, ईमानदार होगा, उतना ही अधिक सीखेगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला, सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण यानी कि तर्क और समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान के माध्यम से बालक अधिक सक्रिय होता है और अधिक सीखता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे पास में समस्या आती है तो उसे हम करने यानी कि उसे हल करने का कोशिश करते हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार से बालक जितना गलती करता है उतना वो सीखता है ना, और इसी के माध्यम से वो सीखने का प्रयास यहाँ पे करता है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं अधिगम चक्र। सो अधिगम चक्र क्या है, ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो जब अधिगम की मात्रा या प्रभाव या क्षमता आदि को किसी माध्यम या किसी आरेख के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, सो अधिगम वक्र क्या होता है, इसको मैं पुनः फिर से आपको बताता हूँ साथियों कि अधिगम वक्र क्या होता है कि जब भी हम सीखते हैं या सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको मात्रा, प्रभाव या फिर क्षमता के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाता है या उस क्षमता को वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। और ये अधिगम वक्र न्यूनतम, अधिकतम एवं शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र क्या होता है साथियों, इसमें सीखने की जो गति जो होती है ना, कैसे होती है, समान होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरल रेखीय वक्र में सीखने की जो गति होती है हमेशा समान होती है। यानी कि एक जो है कैसे चलती है, एक रेखीय चक्र के माध्यम से रेखीय चलती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे याद रखना है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, गुणोत्तर वक्र। ठीक है, तो ये क्या होता है साथियों, इसमें सीखने की जो गति जो होती है ना, शुरू में कैसी होगी, तेज होगी, जबकि इससे पहले जो हमने देखा था सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति में क्या होता था कि रेखा की जो सीखने की जो गति थी, जो पहले जितना था उतना ही अंत में भी आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन आपने गुणोत्तर वक्र में देखा तो इसमें क्या होता है कि शुरू स्टार्ट में गति कैसी होती है, तेज होती है, परंतु बाद में उच्चतम बिंदु पर पहुंचते पहुंचते वह बाद में कैसे होने लगती है, इसकी सीखने की जो गति है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, यह बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि गुणोत्तर में क्या होता है कि शुरू स्टार्ट में तेज होता है और बढ़ते बढ़ते वो अधिक तेज हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सॉरी, पहले स्टार्ट में तो तेज होता है लेकिन बढ़ते बढ़ते वो धीरे 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 मंद होने लगता है। ठीक है, सो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब बालक छोटा होता है तो वो सीखने की जो उसकी जो गति जो होती है ना, वो तेज होती है, और वो सीखते 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 एक ऐसे अवस्था में पहुंचता है जो सीखने की जो प्रक्रिया बहुत अति होती है। इसके बाद में जैसे ही वृद्धावस्था में आता है, वो धीरे 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 सीखने की जो प्रक्रिया जो होती है, वो सीखने की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कैसे होने लगती है, मंद होने लगती है। तो यहाँ पे गुणोत्तर वक्र में यही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला
नतोदर अधिगम वक्र, नतोदर अधिगम वक्र में क्या होगा साथियों, इसमें इसके अपोजिट होगा, यानी कि शुरू में सीखने की जो गति कैसी होगी, यहाँ पे धीमी होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सीखने की जो गति है वो कैसे होती है, यहाँ पे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, नतोदर गति कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे अधिगम का वक्र आएगा, आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा मिश्रित, यानी कि इसमें दोनों मिक्स है, यानी कि नतोदर उन्तोदर भी और नतोदर भी है ना, यानी कि इसमें अधिगम में गति तेज या धीमी, और अंत में भी अधिगम अधिगम कैसा होगा, तेज ही होगा, तेज या धीमी हो सकता है, यानी कि दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, यह वक्र को उन्तोदर या नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप भी कहा जाता है। मिश्रित मीन्स ये दोनों मिक्स होंगे, नतोदर भी और उन्तोदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नतोदर वक्र क्या है और उन्तोदर वक्र क्या है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट को लेके चलूं साथियों। नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे अधिगम का पठार। सो इस क्लास में हम अधिगम को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। सो अधिगम से जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पॉइंटों को बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे साथियों। ठीक है, सो अधिगम पठार, पठार मीन्स क्या होता है, मंद, यानी कि हम कह सकते हैं मंद या धीमा। ठीक है, तो इसमें सीखने की जो गति कैसे हो जाती है, रुक जाती है, यानी कि उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवउन्नति होती है, उससे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और अधिगम की गति कैसे हो जाती है, जीरो हो जाती है। बहुत बार होता है कि कुछ ऐसे बालक होते हैं जो कि वो यानी कि किसी भी चीज को या जब हम उसे सिखाते हैं तो वो सीखते नहीं, बहुत कम बालक ऐसे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, पठार की अवस्था, यानी कि पठार जो है पठार की अवस्था में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, अधिगम पठार क्या है, जिसमें कि सीखने की जो गति है कैसी एकदम रुक जाती है, यानी कि गति शून्य हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला शिक्षण के स्तर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शिक्षण के स्तर कौन कौन से है। सबसे पहला जो स्तर हमें पढ़ने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्मृति स्तर। स्मृति मीन्स क्या होता है साथियों, याद रखना। ठीक है, सो यह हर्बर्ट ने दिया था, और इसने क्या कहा था साथियों कि इस स्तर में बच्चे जो है रटने पर बल देते हैं। ठीक है, रटने पर बल देते हैं, और ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर माना जाता है, क्योंकि अभी जो बालकों को या बच्चों को जो सिखाया जाता है स्कूलों में, वो जो है स्मृति स्तर पर नहीं सिखाया जाता। अब बच्चों को रटन प्रणाली के माध्यम से नहीं सिखाया जाता, बल्कि क्रिया विधि के माध्यम से सिखाया जाता है ना। सो इस स्टेज को या इस विधि को यदि आपसे पूछे तो ये सबसे निचला स्तर माना जाता है, ये आपको याद रखना है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में इस स्तर में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है, यानी कि बालक जो है उसे जितना पढ़ना है, जितना याद करना है, जितना रटना है, उतना ही यहाँ पे रट पाएगा। सो ये कैसा एक ज्ञान, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम या ज्ञान, इसका उद्देश्य जो होता है ज्ञान प्राप्त करना ही होता है। ठीक है, यह छोटी कक्षाओं के लिए है, क्योंकि जैसे जो बालक छोटे छोटे होते हैं उन्हें सिखाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है समझ बोध स्तर। समझ बोध स्तर क्या होता है, यह मॉरिसन ने दिया था। तो इससे पहले जो आपने देखा साथियों, जो शिक्षण का सबसे निचला स्तर यानी कि स्मृति स्तर किसने दिया था, सो हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अधिगम का स्तर आ रहा है वो आ रहा है समझ बोझ स्तर। जो इसे किसने दिया था, इसको दिया था मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, और इस यानी कि यह जो है स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। ठीक है, और इस स्तर में रटने के बजाय ज्ञान, यानी कि ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जो रटने के बजाय अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है, तो वो है समझ बोझ स्तर। ठीक है, इसके बाद में इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बालक जो है उनका व्यवहार, यानी कि उनके व्यवहारों का प्रयोग भी कर सके। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं समझ बूझ पर आधारित स्तर। ठीक है, इसको हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि समझ बूझ स्तर क्या होता है, इसको पहले किसने दिया था, ये आपको याद रखना है। सो मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, और यह स्तर यह जो स्तर है स्मृति स्तर से ऊंचा है। ठीक है, और इस स्तर पर रटने के बजाय क्या किया जाता है, समझने पर बल दिया जाता है, और इस स्तर में बच्चों को ज्ञान दिया जाता है और नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, और वो उन नियम और उन सिद्धांतों को
किस तरह से प्रदान किया जाता है ताकि बालक उनका व्यवहार यानी कि बालक जो है व्यवहार में उनका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो है चिंतन का स्तर। तो चिंतन का स्तर क्या है कि हम यहाँ पे समझते हैं, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास में पूर्ण अवसर यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है, उन पर चिंतन करने के लिए कहा जाता है, और साथ ही साथ निष्कर्ष निकालने पर उन पे बल दिया जाता है या निष्कर्ष निकालने का उनको अवसर दिया जाता है। सो ये चिंतन का स्तर है तीसरा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये चिंतन यानी कि ये अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। निचला स्तर कौन सा है? सो निचला स्तर हमने यहाँ पे देखा था स्मृति स्तर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला समझबूझ स्तर, जो कि स्मृति स्तर से ऊंचा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हमने यहाँ पे देखा चिंतन स्तर, जो कि सबसे अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर इसे माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं स्कूल शिक्षण। सो स्कूल शिक्षण में कौन कौन से शिक्षण अधिगम है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो पहला जो है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, यह शिक्षण क्या होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। सो यह शिक्षण एक छोटा सा रूप यानी कि शिक्षण का एक छोटा सा रूप माना जाता है, जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास जो है किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, एलन महोदय के द्वारा किया गया था। ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में अधिक क्षमता प्रदान किया जाता है, अधिक दक्षता क्षमता प्रदान किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशलों का विकास किया जाता है, साथ यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और प्रश्न प्रवाह कौशल पर बल दिया जाता है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा सूक्ष्म शिक्षण में कि यह वह शिक्षण होता है जो शिक्षण का छोटा रूप माना जाता है, जिसे क्लास में शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म रूप से कार्य किया जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? सो एलन महोदय ने किया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षकों के कौशलों का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और प्रश्न प्रवाह कौशल इत्यादि पर बल दिया जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो पहला जो प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा, पाठ योजना निर्माण, यानी कि पहले टीचर क्या करेगा, पाठ योजना का निर्माण करता है। ये भी यहाँ पे पूछा जा चुका है। अगर आपने सीटीईटी का एग्जाम दिया होगा या फिर रीट का पहले आपने एग्जाम दिया होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि इसको क्या करना है, आपको सीरियल क्रमांक के हिसाब से रखना है कि पहले टीचर क्या करेगा, पाठ योजना का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके बाद में कक्षा शिक्षण, यानी कि पाठ योजना बनाने के बाद में टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा या शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व यानी कि टीचर के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है, प्रतिपुष्टि होती है, यानी कि फीडबैक देने के लिए 6 मिनट शिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में पुनः फिर से पाठ योजना के लिए इसमें 12 मिनट मिलते हैं शिक्षक को। इसके बाद में पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में पुनः प्रतिपुष्टि जो है 6 मिनट में होता है, यानी कि इस प्रकार से टोटल जो समय यहाँ पे शिक्षण के लिए दिया जाता है वो दिया जाता है 36 मिनट का। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम यहाँ पे देखते हैं अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि हम अधिगम का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो जब भी कोई सीखता हुआ, या हम कह सकते हैं कि जब भी कोई एक सीखा हुआ कौशल हो या काम हो, उसको दूसरे तक पहुंचाया जाता है, सो से हम क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जब भी कोई सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है और उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, जो कि ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल जो है कार चलाने में भी
काम आता है। सो आप सभी को पता होगा कि जब आप साइकिल चलाते हो तो कहीं ना कहीं साइकिल चलाने का जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने जो सीखा है, वो बाइक चलाने में आसान होता है। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि पहले आपने जो सीखा है वही काम को, वही यानी कि उसी रूप का दूसरा काम को यदि आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छा से सीख पाते हो। ठीक है, इसके क्या क्या प्रकार है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है धनात्मक स्थानांतरण। तो धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है? धनात्मक स्थानांतरण वह स्थानांतरण है जो पूर्व ज्ञान या अनुभव या प्रशिक्षण से नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि आपने जो पहले ज्ञान अर्जित किया है या आपने जो सीखा है, उस ज्ञान के माध्यम से नए ज्ञान को यदि आप प्राप्त करते हो या नई चीजों को सीखते हो तो वहां पे क्या करता है? आपको हेल्प करता है। सो वो क्या कहलाएगा? धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायता करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, सो हिंदी भाषा का ज्ञान यदि आपको है तो कहीं ना कहीं आपको संस्कृत सीखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, यानी कि संस्कृत सीखने में आपको सहायता प्रदान करता है। तो वो क्या, कौन सा अधिगम है? सो वो है धनात्मक स्थानांतरण अधिगम। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ऋणात्मक अधिगम। अब ऋणात्मक अधिगम क्या है? ऋणात्मक से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सीखने में कमी आएगी, है ना। यानी कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक सिद्ध होता है या घातक होता है, जहां हानि पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और तब इसे सीखना ऋणात्मक स्थानांतरण माना जाता है। ठीक है, जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में जो है चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। सो इसमें आपको यही याद रखना है कि यदि आपने जो पहले जो ज्ञान अर्जित किया है, जो आपने सीखा है, उसके माध्यम से यदि आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें यदि आपको हानि हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शून्य स्थानांतरण। यानी कि सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व ज्ञान ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक यानी कि हानि पहुंचाता है, तो वो क्या कहलाता है? शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे क्षैतिज स्थानांतरण। सो जब क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है साथियों, कि जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सीखने की क्षैतिज स्थानांतरण करते हैं। जैसे गणित में जोड़ना, घटाना, प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से हम साइंस के क्वेश्चनों को करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो अनुभव या ज्ञान अर्जित किया है उसी का उपयोग आप समान रूप से कोई कार्य आप कर रहे हो, वहां पे कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में अधिगम में अक्षमताएं, यानी कि अधिगम में आने वाले जो समस्याएं हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका हम पहचान कैसे कर सकते हैं। और यहाँ से भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम यहाँ पे एक एक पॉइंट पे नजर डालते हैं। तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहा जाता है, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले यहाँ पे कहा है। और ये लगभग 4 अवस्थाओं के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो सबसे पहला जो अवस्था आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डायलिसिस। ये क्या होता है? इस समस्या में क्या होगा कि बच्चों को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। सो ये जो रोग या हम कह सकते हैं ये अवस्था से यदि बच्चा गुजरता है तो इसमें क्या होगा कि पढ़ने से संबंधित उनको समस्या होगी। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, डायलिसिस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है डाइग्राफिया। ठीक है, सो डाइग्राफिया में क्या होता है? ग्राफिया से आपको ये याद रखना है कि इसमें लिखने से संबंधित बालकों को यानी बच्चों को समस्या होगी। ठीक है, तो ये आपको सेकंड याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है साथियों? डिसकैलकुलिया से भी आपको याद रखना है, कैलकुलिया में से यहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चों को यदि समस्या आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? गणित से संबंधित समस्या यहाँ पे कहीं ना कहीं बालक को आ रहा है। और डिसमोर्फिया मतलब मोर्फिया यानी कि अधिक
यानी कि किसी भी चीज में भ्रमित हो रहा है बालक या बच्चा, तो वो क्या कहलाता है, भ्रम वाली स्थिति यदि पैदा हो रहा है तो वो कौन सा होगा, डिसमोर्फिया होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने अधिगम को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास किया, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और है जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, फेजिया मींस क्या होता है, तो डिस्फेजिया से आपको याद रखना है कि बोलने से संबंधित बालक को यदि समस्या हो रही है, इस यानी कि साफ नहीं बोल पा रहा है, तो वो किस समस्या से गुजर रहा है, डिस्फेजिया से। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है डिस्थेमिया, है ना। सो ये किससे संबंधित होगा, ये जो संबंधित होगा तनाव से संबंधित, यानी कि बालकों में तनाव जैसी समस्या अगर आ रही है तो वो किससे गुजर रहा है, सो आपको याद रखना है डिस्थेमिया से। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ में जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में कभी कभी यहाँ से ADHD से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो वो किससे गुजर रहा है, ADHD से गुजर रहा है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट ऑप्शन के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे याद रखना है स्वलीनता या आत्मकेंद्रितता। सो स्वलीनता या पूछे या फिर आपसे आत्मकेंद्रितता पूछे, सो वो क्या होता है, सो आपको याद रखना है स्वलीनता, यानी कि दोहराव की प्रवृत्ति बालकों में पाई जाती है। रिपीटेटिव, यानी कि किसी भी चीज को बार बार दोहराते हैं तो उनमें कौन से गुण पाए जा रहे हैं, सो आपको याद रखना है स्वालीनता के। ठीक है, यानी कि आत्म केंद्रितता के। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है RPWD एक्ट 2016 को हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो RPWD एक्ट 2016 क्या है, सो जो RPDW एक्ट सन 1995 में 95 के स्थान पर इसको लगभग जो है PWD एक्ट 2016 लाया गया था, जो कि PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के जो 7 प्रकार थे उनको अलग अलग यानी कि बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 प्रकार कर दिया गया, यानी कि 21 प्रकारों में सुनिश्चित कर दिया गया, जो कि केंद्र सरकार के पास में विकलांगता के प्रकार को जोड़ने या कम करने की शक्ति है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो PWD एक्ट कब का, 2016 कब का है, 1995 का है। और इसमें अब इस जो 1995 में जो PWD एक्ट के तहत जो 7 विकलांगता के जो प्रकार थे उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अब 21 यानी कि 21 कर दिया गया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में इसके द्वारा सुझाव दिए गए कुछ महत्वपूर्ण युक्तियां हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो जीवन से सभी क्षेत्रों यानी कि जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव पर यहाँ पे बल दिया गया है और स्कूल जाने वाले बच्चों पर हर 5 साल का सर्वे यहाँ पे किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में बुक्स हो गया या फिर TLM हो गया इत्यादि उपलब्ध कराना भी इस नियम के अंतर्गत कहा गया है, इस एक्ट के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें हमने इस क्लास में हमने अधिगम को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास किया साथियों। सो यदि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छा से समझा होगा तो कहीं ना कहीं आपसे अधिगम से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप सभी को बता दूं कि इस क्लास का PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो वहां से जाके आप डाउनलोड करके इस क्लास को पुनः फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्लास काफी आसान है, बस आपको एक दो बार रिवीजन करना होगा जिससे कि आप अधिगम के हर एक पॉइंट को समझ पाए। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं, सो आप उन क्लासेसों को भी देख सकते हैं ताकि आप आपकी तैयारी को बहुत अच्छा से बेहतर कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप कोई बुक परचेज करना चाहते हो, सो ये चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बुक आप परचेज कर सकते हैं जो कि काफी हद तक अच्छा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।